दोस्तों बिना समय वेस्ट किए हुए आपकी एमबी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिनके पास वाईफाई है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेचारे डाटा परचेज करते हैं डेली का या महीने का, उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर मैं बातों में टाइम निकालूंगा और चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूँगा तो। ठीक है, तो बिना एमबी वेस्ट किए, है ना, बिना डाटा वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए, आइए स्टार्ट करते हैं। गलतियाँ गलतियाँ किसकी? आपकी गलतियाँ जो आप करते हो, बचपन की गलतियाँ नहीं, है ना, मेजरमेंट की गलतियाँ। आइए शुरू करते हैं। देखो, एरर्स बेसिकली हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँगा। क्या करा, मेरे पास ये एक लट है, वैसे तो मारने के लिए यूज़ होता है, बट फिर भी सपोज कर लेते हैं इसकी जो लेंथ है 1 मीटर है। ठीक है, अब भाई ये प्लास्टिक का है, इसको हीट मिलेगी तो मेल्ट भी होगा, है ना। अगर हीट इससे छीनोगे आप, इसको ठंड में रखोगे, कोल्ड टेम्परेचर में रखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। अभी सपोज कर लो, अभी इस टाइम पर टेम्परेचर जो अंदाज़न अपने रूम का है वो लगभग 26 to 26 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब सपोज करो इसको एक्सट्रीम हीट में बाहर ले गया, इस 1 मीटर की रॉड को, वहाँ पे जाके अपने इसका लेंथ मेज़र कर रहा है, तो क्या कहोगे? 1 मीटर आएगा क्या? सोचो। नहीं भैया, क्लास 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, अरे छोड़ो यार, कॉमन सेंस है। किसी भी चीज़ को अगर आप हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होगी, उससे आप हीट छीनोगे, उसको आप कूल करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है ना। क्या जरूरत थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आएगा जब आएगा देखा जाएगा उसको। तो अभी अपना जो ये रॉड है, अपने जो ये प्लास्टिक का रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है 26 डिग्री सेल्सियस पर, इसको जब मैं एक्सट्रीम हीट में लेकर के जाऊंगा 40-45 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, जैसे कि आज की ड्यूरेशन में जो दिल्ली का टेम्परेचर चल रहा है ना भाई, कभी कभी हालत खराब हो जाती है यार। बाहर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हो, है ना, 47 डिग्री, 2 दिन पहले तो 50 चला गया था, है, खैर छोड़ो। तो अब इसको एक्सट्रीम हीट में जब आप मेज़र करोगे तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा एक्सपेंड हो चुका होगा। अब जब ये बहुत स्मॉल अमाउंट में एक्सपेंड हो चुका है तो क्या वहाँ पर आपको इसकी लेंथ 1 मीटर नज़र आएगी? क्या नहीं आएगी। क्या आ गया? एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? टेम्परेचर की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इसकी एक्चुअल वैल्यू वो रही ही नहीं। एक बात बताओ यार, क्या पता इसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको हम कहेंगे 1 मीटर भी ना हो, ये बना हो, अज्यूम कर लेते हैं साइबेरिया में जहाँ पर खूब ठंड है, तो वहाँ पर तो इसकी लेंथ और छोटी होगी ना। लेकिन अपने मेज़र कर रहे हैं इसको अभी दिल्ली में खड़े होके, तो भाई इसकी लेंथ कंपैरेटिवली बड़ी होनी चाहिए, कुछ तो एक्सपेंशन हुआ होगा, तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या आप लोगों को पता ही नहीं है ना। तो समझ में आ रहा है ना एरर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू के बारे में अपनों को इन्फॉर्मेशन एक तो है नहीं। दूसरा, हर ऑब्जेक्ट में आप कहीं ना कहीं देखोगे बहुत स्मॉल अमाउंट में आपको एरर मिलने ही वाला है। फॉर एग्जांपल, इस ऑब्जेक्ट के लेंथ की अगर हम बात करें तो इस ऑब्जेक्ट के लेंथ में भी आपको कुछ ना कुछ एरर पक्का मिलेगा। किसी भी कंडीशन में जाओ कुछ ना कुछ लेंथ बढ़िया घट के मिलने वाली है। बस यही वजह है कि वो कितना बढ़ेगी कितना घटेगी अपनों को वही निकालना पड़ेगा। तो उसी के लिए मजबूरन अपनों को एरर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे आते हैं, शुरू करते हैं। देखो, वही एग्जांपल जो मैंने 1 मीटर कहा था, एक रॉड है अपनों पे, मान लिया उसकी एक्चुअल लेंथ 2 मीटर है ना, एक्चुअल वैल्यू जो है उसकी 2 मीटर है, या उसी को हम ट्रू वैल्यू टीवी बोल के चल रहे हैं। वैसे ये रेड कलर यार देखो नज़र नहीं आता ना, है ना। अच्छा, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है? कमेंट करके बताना। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना इसमें लोगों को। कमेंट करके बताओ कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है या फ्रीक्वेंसी। खैर मतलब कोई है नहीं इस चैप्टर से, बट फिर भी जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। तो अपनी ट्रू वैल्यू कितनी है इस रॉड की? 2 मीटर। ठीक है, अब हुआ क्या, क्लास टीचर ने प्रैक्टिकल एग्जाम में एक 2 मीटर की रॉड आपके हाथ में थमा दी और वो आपसे ये कह रहा है कि भाई आप ना इसकी मुझे वैल्यू मेजर करके बताओ। लेकिन ट्विस्ट ये है कि टीचर ने ये नहीं कहा इसकी लेंथ 2 मीटर है, वो कह रहा है आप बताओ कितनी है। अब जी ये हो सकता है जो ये 2 मीटर की लेंथ है, 2 मीटर की रॉड है, ये बनी हो गर्म जगह पर या ठंडी जगह पर। आप मेजर कर रहे हो अपने क्लासरूम के टेम्परेचर पर, तो कुछ तो डिफरेंट नज़र आएगा। अब आप लोगों ने क्या करा, सब ने डिफरेंट मेजरमेंट करने शुरू करी। तो जी कोई मेजरमेंट कर रहा है 2.1, कोई कर रहा है 1.7, कोई कर रहा है 2.2। अब उनका जो स्केल है मेजर करने वालों का, उसमें भी कुछ गलती हो सकती है। लेकिन ये 1.7 यार, इसने तो हद ही कर दी। 0.3 कम मेजर करा है, 0.3 मीटर। ये तो बंदा नींद में होगा, ये इसका मन नहीं होगा प्रैक्टिकल देने का, इतना कम कौन मेजर करेगा। खैर कर लिया, तो ये डिफरेंट मेजरमेंट्स ना आपके सामने आ गई। अभी प्रॉब्लम ये है कि यार इनमें से सब की जो वैल्यू है ना ट्रू वैल्यू के करीब तो है, लेकिन एक्चुअल ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं है। ऐसे क्यों हो सकता है? ऐसा इसीलिए हो सकता है कि वो जो लेंथ 2 मीटर बनी होगी वो किसी और
कंडीशन पे बनी होगी, किसी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे बनी होगी, किसी और टेम्परेचर पे बनी होगी, और यहाँ पे आप किसी और कंडीशन, किसी और टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अमाउंट का कॉन्ट्रैक्शन या कुछ अमाउंट का कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन हो गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एरर तो मिलने वाला है। ठीक है जी। तो अपनों के पास ना ये डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, ये डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं। अब इन डिफरेंट मेजरमेंट्स में से कुछ मेजरमेंट तो बच्चों ऐसे हैं जो बहुत करीब है ट्रू वैल्यू के, बहुत ज़्यादा करीब है। अब टीचर को तो मालूम है ना ट्रू वैल्यू 2 मीटर है, अरे मैं कैसे गया, अच्छा अब अपने टीचर को तो पता है कि जो ट्रू वैल्यू है वो 2 मीटर है। आप लिखे गए सर जी ये रहा हमारा डाटा, चेक करो, तो सर कहेंगे वो अच्छे से पहले घूरेंगे, घूरने के बाद कहेंगे बेटा देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तो वैल्यूज़ बहुत करीब हैं ट्रू वैल्यू के, और अगर बहुत करीब हैं ट्रू वैल्यू के तो ऐसी वैल्यूज़ को अपने कहते हैं क्या, एक्यूरेट वैल्यूज़। वो वैल्यूज़, वो मेजर्ड वैल्यूज़ जो बहुत करीब होंगी ट्रू वैल्यू के। अच्छा, एक अजीब सा डाटा ना अपनों को और मिलेगा। कुछ महान बच्चे हैं, कुछ बैक बेंचर्स हैं क्लास में, उनका मजे करने का मन कर रहा है। एक ने क्या करा 2.4, दूसरा कह रहा यार मैं भी आसपास ही मेजर करूँगा, उसने मेजर कर लिया 2.39। अगला वाला कह रहा है मैं कैसे दूर चला जाऊँ, उसने मेजर कर लिया 2.42। तो इन सब में अगर आप देखोगे इनमें आपस में 0.1 का गैप चल रहा है ना, 0.1 मीटर का, आई थिंक 0.01 मीटर का। अब दो तरह की वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, है ना, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। आप जो पढ़ते हो तो एक्यूरेसी या एक्यूरेट वैल्यूज़ तो वो वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत करीब होती हैं ट्रू वैल्यूज़ के। लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं, कुछ मेजर्ड वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, बस वो आपस में एक दूसरे के करीब होंगे। देखो ये बहुत दूर है ट्रू वैल्यू से, ये बहुत दूर है ट्रू वैल्यू से, ये बहुत दूर है ट्रू वैल्यू से, लेकिन ये आपस में करीब है। तो ऐसी वैल्यूज़ को अपने कहते हैं क्या, प्रिसाइज्ड वैल्यूज़। प्रिसाइज्ड वैल्यूज़। तो जो ये दो बड़े बड़े से टर्म पढ़ते हो ना, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, वो यही है। प्रिसीजन कहता है कि दो वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे से, ट्रू वैल्यू से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जी ये था अपने एरर की शुरुआती स्लाइड पे जो कंटेंट आपको दिख रहा है उसको आप लोगों ने समझा दिया है ना। अब आगे बढ़ें। तो चलो ये तो पता लग गया कि यार जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ एरर आपको हमेशा मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? बहुत से कंडीशन है। बंदे आलसी होंगे, जैसे कि कौन आलसी था यहाँ पर? आलसी कौन था? ये वाला आपने कह रहे थे ये आलसी है, ठीक है। ये तीनों क्या है? ये महान है, जानबूझ के गलतियाँ कर रहे हैं। ये बेचारे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, फर्स्ट बेंचर्स हैं, पूरा ध्यान लगा के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गया तो एरर निकल गया। तो एरर तो भैया आना है, किसी भी तरीके से है, एरर हमेशा आएगा। अभी एरर निकाला कैसे जाए? मैं आपसे बोलूँगा 2.1 मेजर किया, एक्चुअल वैल्यू 2 थी, एरर बताओ, आप क्या करोगे? 2.1 में से 2 को माइनस कर दोगे। ये थोड़ा सा जच नहीं रहा, क्यों ना हम 2 में से 2.1 को माइनस करें, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ट्रू जो एरर निकालना होगा आप क्या करोगे? 2 में से माइनस कर दोगे 2.1 को। अगला आपको 1.7 वाले ने कितना एरर कर दिया, क्या करोगे? 2 में से माइनस कर दोगे 1.7 को, ताकि आपका जो बेस वैल्यू है वो फिक्स रहे, ठीक है जी। तो एरर का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आता है वो क्या होना चाहिए? एरर का जनरल फॉर्मूला हमारे पास एक स्लाइड मिसिंग है, चलो। एरर का जनरल फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? जो भी हम एरर निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये आपके पास एरर का फॉर्मूला होना चाहिए, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है जी। तो चलो एरर का फॉर्मूला मिल गया। एरर क्यों निकाल रहे हैं ये समझ में आ गया, एरर कैसे आ रहा है ये समझ में आ गया। अभी प्रॉब्लम क्या आने वाली ना, प्रॉब्लम से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। मैंने खैर बता दिया आपको मैंने कि एरर्स की वजह क्या क्या हो सकती है जी। देखो टाइप्स ऑफ एरर में अगर जाओगे तो खैर आपका जो एरर के टाइप्स हैं, एक सिस्टमैटिक एरर है जो आपको नॉर्मली पढ़ना है, और एक नॉन सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम में चल रहा होगा, नॉन सिस्टमैटिक सिस्टम में नहीं चल रहा होगा। अब सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर होते हैं दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। क्या मतलब है इसका? एक स्लाइड मिसिंग है तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि देखो अगर अपनों पे एरर का फॉर्मूला अपनों ने क्या पढ़ा? एरर का फॉर्मूला पढ़ा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है जी। अगर क्या हुआ, ट्रू वैल्यू बड़ी है मेजर्ड वैल्यू से, तो एरर कैसा आएगा? तो एरर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर आपका ट्रू वैल्यू जो है छोटी है किससे? मेजर्ड वैल्यू से, तो एरर कैसा आएगा आपका जी? नेगेटिव आएगा, है ना। तो और अगर ट्रू वैल्यू बराबर है मेजर्ड वैल्यू के तो एरर कैसा आएगा? ज़ीरो। बट भैया ज़ीरो एरर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता।
ज़ीरो एरर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि हमेशा कुछ ना कुछ फैक्टर्स मौजूद होंगे जो एरर लेकर के आएंगे। इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, कोई बंदा जानबूझ के गलतियाँ कर रहा हो, है ना, मशीन के बनने में गलती हो गई हो, कोई स्केल 15 सेंटीमीटर का फुट्टा लेकर के आए हो, 15 सेंटीमीटर का है ही नहीं, बनने में गलती हो गई उसके, ठीक है। तो ज़ीरो एरर तो कभी होगा नहीं, एरर हमेशा कुछ ना कुछ मिलने वाला है, बनने में, मेजरमेंट करने में हमेशा कुछ ना कुछ गलती हमेशा होगी, ठीक है जी। तो खैर हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि अगर ट्रू वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव एरर, अगर ट्रू वैल्यू छोटी है मेजर से तो नेगेटिव एरर। अब सिस्टमैटिक एरर यही कह रहा है कि भैया आपको जो एरर है ना, या तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, ऐसे एरर को हम कहेंगे सिस्टमैटिक। मतलब जो एरर आ रहा है आपके पास, प्लस का 0.2 आया, प्लस का 0.3 आया, प्लस का 0.3 आया, है ना, प्लस का 0.4 आया, मतलब सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब पॉजिटिव एरर का मतलब क्या, कि जो ट्रू वैल्यू है वो बड़ी है, मतलब या तो आपकी ट्रू वैल्यू खाली बढ़िया है, एरर खाली पॉजिटिव है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपका एरर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है जी, माइनस का 0.2 आ रहा है, माइनस का 0.3 आ रहा है, माइनस का 0.4 आ रहा है। मतलब जितनी मेजरमेंट्स हैं इन बच्चों की जितनी मेजरमेंट है, अगर सबका एरर पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे सिस्टमैटिक, सबका एरर अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी कहेंगे सिस्टमैटिक। अगर ऐसा है कि पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होकर के आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें अगर आप देखोगे इस वाले एग्जाम्पल में, है ना, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं, रंग बदल लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू बड़ी है, ट्रू वैल्यू छोटी है, तो यहाँ का एरर कैसा होगा, नेगेटिव। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो ट्रू वैल्यू बड़ी है, मेजर छोटी है, एरर कैसा होगा, पॉजिटिव। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे फिर से कैसा एरर आएगा, नेगेटिव, है ना। यहाँ अगर आप देखोगे फिर से कैसा एरर आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी देखो ये कभी नेगेटिव पॉजिटिव, ये रैंडम है, सिस्टम में नहीं है, तो इसको हम नॉन सिस्टमैटिक या फिर रैंडम एरर्स बोलेंगे, ठीक है। अब उसमें भी फर्दर कैटेगरी है सिस्टमैटिक में भी, क्या जी, इंस्ट्रूमेंटल, IETP और पर्सनल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, आप लेकर के आए 15 सेंटीमीटर का फुट्टा, अब जिस कंपनी ने उसको बनाया, चाहे वो डॉम्स हो, है ना, कैमल हो, कैमल होता है ऊँट, नहीं कैमलिन होता है शायद, चलो जो भी है, अब आप लेकर के तो आ गए, अब उस पर 15 सेंटीमीटर का जो फुट्टा लेकर के आए हो, क्या भरोसा कि 15 सेंटीमीटर का होगा, जिस जगह पर वो बना होगा वो बनाना तो 15 चाह रहे होंगे, लेकिन वहाँ की कंडीशन ऐसी हो कि वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो गया हो, या थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट हो गया हो, या फिर मशीन ने ही कटिंग कर दी हो यार, 15 सेंटीमीटर की कटिंग ही ना करी हो उस प्लास्टिक के स्लैब की जो आपका स्केल्स बना के देगा, तो 15, अब सपोज कर लेते हैं ना कि जो मशीन को सेट करना था कि भैया 15 सेंटीमीटर का कट लगाए, लेकिन मशीन क्या कर रही है, 14.9 सेंटीमीटर का कट लगा रही है। अब प्रिंट उसके ऊपर हो रहा है 15, आप फुट्टा लेकर के आए तो क्या देख रहे हो, 15 सेंटीमीटर का फुट्टा है, जितनी मेजरमेंट करोगे 15 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन क्या 15 आएगी, क्योंकि एक्चुअल में तो वो 14.9 का ही बना है भाई, नहीं है ना, 14.9 सेंटीमीटर का फुट्टा एक्चुअल में है, बट प्रिंट हो गया क्या 15 उसके ऊपर। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि फुट्टे के बनने में ही गलती हो गई थी। तो ये होते हैं अपनों पे इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से गलतियां क्रिएट करवाते हैं। क्यों होता है जी, अराइजेज ड्यू टू इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, बनने में गलती हो गई, उस पर जो प्रिंटिंग करी है उसमें गलती हो गई है, तो एक वजह तो आपका ये है। दूसरा है IETP, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, या P4 प्रोसीजर भी आता है। वही यार, और BC रॉड का इस लट का एग्जांपल दिया था ना मैंने कि 1 मीटर का है, लेकिन बना है साइबेरिया में, मेजर कर रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में एक्सपेंड होकर मिलेगा, तो इसकी एक्चुअल लेंथ 1 मीटर होगी क्या, नहीं, उल्टा हो, दिल्ली में बना हो साइबेरिया में मेजर करो तो क्या आपको 1 मीटर मिलेगी, नहीं, कॉन्टैक्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो IETP में वही है कि इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड की वजह से जो है एरर कुछ ना कुछ आता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल एरर, किसी को पर्सनल दुश्मनी है ना, कोई जो है मजदूर है, काम कर रहा है फैक्ट्री में, मालिक ने 2 महीने से तनख्वाह रोक रखी है, कह रहा भैया अब तो फैक्ट्री बंद करानी है, क्या कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, किसमें, मेजरमेंट में। उसको कुछ सामान बनाने को दिया है, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा बना रहा है, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, नींद में है, सुबह सुबह उठ के आ गया, आँख नहीं खुली, तो क्या करेगा, गलतियाँ करेगा, कभी कुछ मेजर करेगा, कभी कुछ मेजर करेगा। तीसरा क्या हो सकता है, बंदा नशे में है ना, खूब झूम रहा है, ढंग से जो है नशा करके आया हुआ है, इंजेक्शन लगा करके, गांजा फूंक करके मेजरमेंट कर रहा है, तो क्या सही करेगा, नहीं करेगा, वहाँ भी वो कुछ ना कुछ गलतियाँ करने वाला है। तो ये एरर आपको हमेशा दिखने वाले हैं, ठीक है।
अब भैया एरर जो आया कितना आया, कैसे निकाला जाए, किस तरीके से निकाला जाए, क्या फॉर्मूला लगाया जाए, वो सब हम निकालते हैं। तो अभी ना मान लेते हैं कि अब टीचर, फिर से वही एग्जांपल, टीचर ने आपको 2 मीटर, देखो अभी ये मेरा 1 मीटर का था, अभी 2 मीटर का बन गया, कैसे? जादू से, ठीक है, समझो। तो ये 2 मीटर की रॉड अपनों के पास है, सपोज कर लेते हैं। बट टीचर क्या कह रहा है कि यार देखो ऐसा है ना, मैं जा रहा हूँ क्लास के बाहर, ट्रू वैल्यूज़ की क्या है मैं नहीं बता रहा, तुम अपने आप सब कुछ करो, तुम इसकी मेजर्ड वैल्यूज़ कैलकुलेट करो, इसका एरर निकालो, ठीक है। आपने कहा सर ट्रू वैल्यू तो बताओ। अरे ट्रू वैल्यू बताओगे सर तभी तो हम इसका एरर निकाल पाएंगे ना, ट्रू में से मेजर्ड को माइनस करके। टीचर ने कहा बस जितना बताना था बता दिया, कह दिया ना, बस कह दिया। निकल गए अपने लैब से बाहर। अब सारे कंफ्यूज, बैक बेंचर तो खुश कि चलो जी कुछ नहीं करेंगे, सर से बोल देंगे सर हुआ ही नहीं, आपने ट्रू वैल्यू बताई नहीं। फर्स्ट बेंचर्स ने दिमाग लगाया कि नहीं भाई कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्होंने सोचा कि देखो यार हम क्लास में है ना, मान लो 30 बच्चे हैं, 30 में से हम 20 समझदार हैं, चलो 25 समझदार हैं, अब आगे वो 5 तो बैक बेंचर पीछे वाले हैं, वो तो लास्ट में खैर पास हो ही जाते हैं, पता नहीं कैसे, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। तो उन सब ने क्या करा, रॉड को लिया और सब ने मेजरमेंट करनी शुरू की। 2 मीटर की मान लेते हैं एक्चुअल थी, बट स्टूडेंट में से किसी को नहीं पता, सब मेजरमेंट कर रहे हैं। और सबका मेजरमेंट पता कितना आ रहा है? अरे मेरा पेन कहाँ गया, ये सबका मेजरमेंट कितना आ रहा है, हम मतलब ट्रू वैल्यू टीचर को मालूम है बट उसने स्टूडेंट को नहीं बताई, है ना। अध्यापक को मालूम है कि ट्रू वैल्यू जो है वो 2 मीटर है, बट उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया नहीं। अब सारे स्टूडेंट अपना मत्था मार रहे हैं और वैल्यूज निकाल रहे हैं। कोई वैल्यू निकाल रहा है क्या 2.1, कोई वैल्यू निकाल रहा है 1.9, कोई निकाल रहा है 1.97, कोई निकाल रहा है 2.08। ऐसे ही करते करते सब वैल्यूज निकालना है। सब ने क्या बात नोटिस करी कि भाई एक बात बताओ यार, हम सब अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेजर्ड वैल्यूज़ है वो ट्रू वैल्यू के आसपास ही तो होनी चाहिए ना। अब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो 2 मीटर की रोड को बोल देगा भैया मैंने तो 4 मीटर मेजर किया, है ना। तो क्या करेंगे, रैपट मार के उसको साइड करेंगे, भाई तू निकल तेरे को कुछ नहीं पता। अरे एक मिनट, अच्छा सॉरी। तो क्या करेंगे, उसको कहेंगे एक काम कर तू निकल, तेरे को कुछ नहीं पता, अपने को काम करने दे, तुम 5 जाके मजे करो, अपने 5 जो है अपने 25 जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, लास्ट में तुम लोग क्या करना, प्रैक्टिकल फाइल में डाटा छाप लेना हमारा, है ना, और पास हो जाना। तो अब खैर सब ने क्या करा, सारे स्टूडेंट ने सोचा कि यार हमारी जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, बेवकूफ़ी तो कर रहे हैं नहीं, बहुत एक्यूरेट मेजर करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं ट्रू वैल्यू के आसपास ही तो होंगी, सारे जो अच्छे बच्चे हैं उनकी। तो 25 के 25 ने क्या करा कि भाई अपना सब ने अपना अपना मेजर्ड वैल्यूज़ निकाली। ऑब्वियसली बात है बहुत स्लाइट फ़र्क है सबकी मेजर्ड वैल्यूज़ में, बहुत स्लाइट फ़र्क है। तो इतना तो पता है कि जो ट्रू वैल्यू है वो इसके आसपास ही है, बट फिर भी अगर हमें नहीं पता तो वो ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो इन सब ने क्या करा कि यार ऐसा करते हैं ना कि हम सब ने जो मेज़र करा है उन सब का एवरेज निकाल लेते हैं, वो एवरेज कहीं ना कहीं पक्का ट्रू वैल्यू के पास आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं ट्रू वैल्यू कितना बोला, 2 मीटर, इन सब का अगर एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा, 2.9 प्लस 1.9 प्लस 1.97 प्लस 2.08। किसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो जी कितना हो जाएगा, 2.1 1.9, है ना, कितना हो गया 3, और ये 3 और ये पूरा 4 हो गया, है ना, ये पूरा हो गया 4। ये अगर पूरा 4 हो गया, 4 में 2 ऐड करोगे 6.08, 6.08 में अगर आप ये ऐड करोगे 6.08 में 1.97 ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6.08, तो ये हो गया आपके पास 6.08 प्लस 1.97 बाई 4, और 6.08 में अगर आपने ऐड करा 1 तो 7.97 और 0.8 करोगे तो 7.05 बाई 4। ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2 से स्लाइटली छोटी होगी, 2 से स्लाइटली छोटी होगी। तो जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब आ गया ना, जो एवरेज वैल्यू आपने निकाला अपनी सारी मेजर्ड वैल्यूज़ का, वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब आ गया। तो यही तो उन लोगों ने सोचा कि अपनी जो भी मेजरमेंट है हमने ढंग से करी है, बहुत एक्यूरेट करी है, हम जो है किसी तरह के किसी के वश में नहीं है, कोई जादू टोने में नहीं है, अपनों जो मेजरमेंट करी है वो बहुत करीब होनी चाहिए ट्रू वैल्यू के। तो उन सब ने क्या करा, अपनी मेजर्ड वैल्यूज उठाई, उन सबका एवरेज निकाल दिया और कहा कि भैया अब हम इसको ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम कब आ रही है, जब ट्रू वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, तो अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है यहीं से। सो आवर कैलकुलेशन स्टार्ट्स नाउ, जहाँ पे अपनों को ट्रू वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता। मास्टर जी जो हैं क्लास से बस इतना कह के निकल लिए कि बच्चों मेरे को मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, मेरे को खाली आंसर से मतलब है। तो अब सब ने क्या करा जी, अपनी अपनी मेजर्ड वैल्यूज उठाई और एवरेज निकालना शुरू कर दिया।
तो सब ने क्या करा, मान लेते हैं A1 A2 A3 ओवर AN तक जो है आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, तो इसका पहले क्या करा, उन सब ने मीन निकाला, पहले निकाली मीन वैल्यू कैलकुलेट की, है ना, मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू कैसे निकाली, उन सब ने लिखा उसको AN, सब ने करा अपने मेजरमेंट्स को सम A1 प्लस A2 प्लस 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 डॉट 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 प्लस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड AN डिवाइडेड बाय N। अब जो भी ये वैल्यू आई, जो भी ये वैल्यू आई, सब ने क्या करा, इस वैल्यू को ही अपना, इस वैल्यू को ही अपना ट्रू वैल्यू माना, इस A मीन को अब ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। बस कहानी खत्म, ट्रू वैल्यू मिल गई, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है अपनों को, एरर निकालना है। क्या करेंगे एरर के लिए, ट्रू वैल्यू से माइनस करेंगे किसको, मेजर्ड वैल्यूज को। ट्रू वैल्यू किसको मान के चल रहे हैं अपने, A मीन को, है ना, A मीन को अपने ट्रू वैल्यू मान के चल रहे हैं। तो निकालते हैं एरर, आइए। अरे कुछ गायब हो गया क्या, नहीं 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 सॉरी, ये हाँ। तो अपनों पे जो ट्रू वैल्यू है, जो अपनों पे ट्रू वैल्यू है A मीन, जो A मीन कैलकुलेट किया इसने, इसको अपने ट्रू वैल्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एरर निकालना है। एरर निकालते हैं, एरर इन इंडिविजुअल। थोड़ा सा चेंज करते हैं ना कल यार, मज़ा आएगा। नहीं इसी से कर लेते हैं, एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स। इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, ठीक है। ये अपने निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे बताया, ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे मेजर वैल्यूज़ को। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले डेल्टा A1 निकाल रहे हैं। डेल्टा मीन्स चेंज, तो हम ट्रू में से मेजर्ड को माइनस करके चेंज ही तो निकाल रहे हैं ना, तो चेंज को किसे लिखते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा A1 पहले में जो एरर निकालेंगे, क्या करेंगे, जो अपनों ने A मीन निकाला उसमें से माइनस कर देंगे A1 को। दूसरे का एरर के लिए क्या करेंगे, जो अपनों ने A मीन निकाला उसमें से माइनस कर देंगे सेकेंड बंदे के मेजरमेंट को। ऐसे ही करते 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 जो लास्ट वाले का एरर निकालेंगे, क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से, मीन में से माइनस कर देंगे लास्ट वाले एरर को। ये अपनों पे आ गया एरर किसका, हर किसी पर्सनल बंदे का कितना कितना एरर है। बट प्रॉब्लम तो यही है कि भैया ये एरर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये एरर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। टीचर ने कहा था कि देखो ऐसा है ना, देखो ऐसा है, कैसा है पता नहीं, खैर। तो टीचर ने कहा था कि आप ना मेरे को एरर बताना। तो टीचर ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि आप मुझे को अपना एरर बताना, टीचर ने कहा था कि भैया देखो ऐसा है, आप लोग 30 बच्चे हो क्लास में, मेरे को 30 का आंसर नहीं सुनना, आप सब मेरे को अपना एवरेज एरर निकाल के बताओ। तो अब क्या करोगे, अब जो सबके एरर आए उन सब का भी एवरेज एरर निकालोगे ना, उन सब का भी एवरेज एरर निकालोगे। बट प्रॉब्लम क्या है, किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। पर जब आप एरर निकालने जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को आपको ऐड करना पड़ेगा ना, नेगेटिव वैल्यू तो आप नहीं लोगे। बट यहाँ पर एरर क्या आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ट्रू वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा, ट्रू वैल्यू छोटी है तो नेगेटिव आएगा। तो आपने क्या करा, इन सब का मॉड लगा दिया, इन सब का मॉड लगा दिया। और जब ये मॉड हम लगाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब वो खाली पॉजिटिव में बात करना है, नेगेटिव में बात करना ही नहीं है जी। माइनस का 0.1 हो चाहे प्लस का 0.1 हो, एरर कितना है 0.1 है दोनों केस में। तो ये आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला, हर एरर को निकाल करके उनका मैग्नीट्यूड कर दिया, पॉजिटिव में ले लिया। अब टीचर ने बोला क्या कि भैया आप लोगों का एवरेज एरर चाहिए, इंडिविजुअल का नहीं चाहिए। तो अब क्या दिक्कत है, अब निकाल दोगे क्या, अब एवरेज निकाल दोगे ना। अब जो डेल्टा ए है, जो एरर है, उसका भी अब मीन निकाल दिया जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, ये डेल्टा A1 लिया जाएगा, है ना। आपने सबका मॉड कर दिया ना, तो क्या करा जाएगा, डेल्टा A1 लिया जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस 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 डेल्टा AN, और उन सब को डिवाइड करोगे किससे, टोटल नंबर से। तो ये आपके पास क्या आ गया बंधु, एरर का भी एवरेज, एरर का भी एवरेज आ गया। तो ये आपके पास हो गया क्या, एब्सोल्यूट एरर। अब जाते जाते टीचर ने हल्के से एक बात और कही थी कि बेटा आप मेरे को एवरेज एरर बताना, आप मुझे ये भी बताना कितने परसेंट एरर है। अब कितने परसेंट एरर है यार, ये कैसे निकाला जाए, ये कैसे निकाला जाए। अरे बड़ा आसान है। अगर मैं आपके कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके 500 में से
है ना। एग्ज़ाम दिया आपने क्लास 10th का या क्लास 11th का जो आप एग्ज़ाम दोगे, मान लेते हैं कि ये आपके भविष्य के नंबर हैं जो क्लास 11th में आने वाले हैं, मान ले 500 में से मिल रहे हैं अगर, तो 500 में से आपके नंबर आए पूरे के पूरे 5, तो कैसे निकालोगे परसेंटेज? 5 नंबर आए 500 में से, 5 को डिवाइड करोगे 500 से और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे जी? 100 से। कितना आ जाएगा? पूरा 1%, पूरा साबुत, पूरा जिंदा 1% स्कोर किया है आपने क्लास 11th के फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे निकाला परसेंटेज? जो वैल्यू थी उसको डिवाइड करा किससे? जो आपके पास टोटल वैल्यू थी, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ भी अपनों को परसेंटेज एरर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा भैया? कितना एरर आया है ना, कितना एरर आया डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या थी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। तो ये आपको क्या दे देगा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ये आपके पास परसेंटेज एरर आ गया। क्या कि एरर को डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। अगर इसको एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस की टर्म्स में लिखा जाए, सो इट विल बी लुक लाइक डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, है ना। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका? परसेंटेज एरर का। बात आती है रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव में रिलेटिव आ रहे हैं। रिलेटिव क्या करते हैं? रिलेट करते हैं आपके मार्क्स को अपने बच्चों के मार्क्स से, है ना। आपके मार्क्स को अपने बच्चों के मार्क्स से रिलेट करते हैं। तो रिलेटिव एरर की अगर बात करेगा तो सिर्फ रिलेट करना है, परसेंटेज नहीं निकालना। अगर रिलेटिव एरर की बात करेगा, देखो राइटिंग अगर आपको लग रही है गंदी तो ध्यान रखना हम एरर पढ़ रहे हैं। एरर में, राइटिंग में हर एक अल्फ़ाबेट में एरर आएगा ताकि एरर में मज़ा आएगा, है ना। वैसे मेरी राइटिंग गंदी है, मैं बहाना मार रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर में क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे जी? आपके मार्क्स को रखेंगे ऊपर, अपने बच्चे के मार्क्स को नीचे करेंगे, आपके तो इतने कम परसेंटेज है, तो वही आप करेंगे रिलेटिव एरर के लिए कि एरर को रखेंगे ऊपर और ट्रू वैल्यू को रखेंगे नीचे। यही आपका क्या है? रिलेटिव एरर, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, या परसेंटेज एरर को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो वो रिलेटिव एरर बन जाएगा। परसेंटेज में बताओगे तो परसेंटेज एरर, है ना। आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको जो परसेंटेज एरर है जी 4% है, तो रिलेटिव एरर कितना होगा? रिलेटिव एरर कितना होगा? 0.04 होगा। परसेंटेज में नहीं बताना, तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास रिलेटिव एरर आ गया। इसको कैसे लिखा जाएगा? वही डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन, ये आपके पास रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आ गया। और ऐसा भी तो कर सकता है ना टीचर, बाद में आके कहें टीचर जी जो अध्यापक हैं हमारे, मास्टर साहब हैं, उनका मूड घूम जाए, कहें भैया आप लोगों ने एवरेज क्यों निकाला, मेरे को इंडिविजुअल का बताओ। अब आप कहोगे यार ये मास्टर को क्या हो गया? असल में ऐसा है, मास्टर आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपका देख रहे हैं कि आप में सोचने समझने की क्षमता कितनी है। तो क्या करोगे? अरे आपने ये एवरेज का निकाला ना, आपको इंडिविजुअल का निकालना है, तो डेल्टा ए मीन की जगह आप क्या ले लो? A1 डेल्टा A1 ले लो, है ना। उसको डिवाइड कर दो ए मीन से, ट्रू वैल्यू से, ये रिलेटिव आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो कहें कि दूसरे बंदे ने कितना परसेंटेज एरर किया था, तो दूसरे के एरर को ट्रू वैल्यू से माने ए मीन से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही कोई कहेंगे कि जी रवीश शर्मा ने कितना एरर किया, तो जो रवीश शर्मा का जो भी मेजरमेंट हुआ उसका जो एरर आया हो उसको डिवाइड कर दो किससे? ट्रू वैल्यू से, यानी मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये परसेंटेज आएगा। 100 से मल्टीप्लाई मत करो तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से करके अपने बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये जो अपने पढ़ा, मीन एरर निकाला, एरर इन इंडिविजुअल्स निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला, एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल दिया, फिर रिलेटिव एरर निकाला और परसेंटेज एरर निकाला। इन सब को समझते हैं मात्र एक प्रश्न की मदद से, और वो प्रश्न क्या है जी? एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है एरर का। एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है एरर का, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे आप में ऐसे भी होंगे जो एनसीईआरटी को सीने से लगाते होंगे, है ना, सीने से चिपका के रखते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी की शक्ल तक नहीं देखी होगी, और कुछ तो महानुभव ऐसे भी होंगे जिनको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। तो ऐसे बच्चों की हेल्प कर दो, ठीक है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म
कमेंट में लिख दो, ताकि अगर ऐसे महान स्टूडेंट्स आए वो इसको पढ़ पाए, और जो बच्चे आप में से सीने से लगाने वाले हैं वो बच्चे जल्दी से NCERT का ये कौन सा एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए, उनको मेहनत ना करनी पड़े बेचारों को पेज पलटने में, है ना। वो फटाक से उस पेज को नंबर को खोलें और वो कर लें। तो पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखो यहाँ पर, है ना। और उन कुछ महानुभावों के लिए NCERT का फुल फॉर्म भी लिख दो। CBSE का तो पता होगा भाई, CBSE का तो पता होगा, है ना। क्या होता है? चिल्ड्रंस बोर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी एनकाउंटर, ऐसे कुछ होता है ना। अच्छा, एनकाउंटर कैसे होता है, मतलब छोड़ो ना, क्या जा रहा है, क्या। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन आपके एरर के जो पिछले टॉपिक्स पढ़े उन सबको क्लियर कर देगा, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। जब तक थोड़ा सा मुंह धो लो, क्वेश्चन शुरू होने वाला है। बिल्कुल आँख खोल के देखना है, पल के नहीं झपकनी चाहिए, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 5 स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के हाथ में क्या हुआ ना, पेंडुलम पकड़वा दिया। अब सबसे क्या है कि जी अपना अपना टाइम पीरियड मेजर करो, ठीक है। हर कोई कर रहा है तो कुछ ना कुछ भैया एरर तो हो सकता है ना। हर किसी के हाथ में जो पेंडुलम है उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, उस पर जो बॉब कनेक्ट है उसके मास में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। तो उनका रिजल्ट जो निकल के आएगा टाइम पीरियड, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर तो पक्का आने वाला है। अब एवरेज एरर क्या है देखते हैं। तो देखो मेजरमेंट जो है ना 2.63 एक ने किया, 2.56, 2.40, 2.71, 2.80, इन सब ने अपनी अपनी मेजरमेंट करी, ठीक है जी। और मास्टर जी क्या कह के चले गए, मास्टर जी क्या क्या चलेगा कि भैया आप तो एक अपना एब्सोल्यूट एरर बताओ सारे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या कि सब का एरर निकालोगे, उनका मॉड लोगे, नेगेटिव वाला नहीं लेना, खाली पॉजिटिव वाला लेना है, और उसका भी मीन निकाल देना है। मीन एब्सोल्यूट एरर में, रिलेटिव एरर में रिलेट करना है ना, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। और ए मीन क्या, वही जिसको हम ट्रू वैल्यू मान के चल रहे हैं, क्योंकि ट्रू वैल्यू अपन को नहीं पता। और लास्ट क्या, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन जो रिलेटिव एरर निकाला है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट अपने सॉल्व करने जा रहे हैं, बट पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए दिक्कत वही है, ठीक है ना। यहाँ नहीं करते हैं, आगे करते हैं। पहला पार्ट सॉल्व करने में दिक्कत अपनों के पास यही है कि एरर निकालने के लिए पता होनी चाहिए ट्रू वैल्यू, जो कि यहाँ पर नहीं पता। तो स्टूडेंट्स ने क्या दिमाग लगाया था लास्ट टाइम, आपने क्या दिमाग लगाया था कि जो एवरेज वैल्यू आएगी ना मेजरमेंट्स की, उसी को अपने ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो देखो एवरेज वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास, 2.63 जमा 2.56 प्लस 2.40 प्लस 2.71 प्लस 2.80, इन सब को भाग दे देंगे टोटल संख्या 5 से। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा जी, मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज है ना। सो इट विल बी, आई थिंक कितना हो जाएगा, 2.63 एंड 2.56, 2.40, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इन सब का सम करोगे तो ऊपर लगभग आपके पास 13.11 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब 13.11 तो 5 दूनी 10 होता है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स 2.6 आ जाएगा और 2.62 अप्रॉक्स जो वैल्यू है ना आपके पास, मीन वैल्यू जिसको अपने ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे, दैट इज़ 2.62। ये आपका मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज आ गई, जिसको अपने कंसिडर करके चलेंगे ट्रू वैल्यू। आइए एरर कैलकुलेट करते हैं। अब एरर निकालने के लिए आप लोगों को करना क्या है, अगर आप पहले में एरर निकालोगे डेल्टा A1, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जो आपके पास मीन वैल्यू आई जिसको आप ट्रू वैल्यू मान रहे हो, उसमें से A1 को माइनस कर दोगे। और एब्सोल्यूट के लिए क्या करना है, आपको नेगेटिव नहीं बताना, मात्र पॉजिटिव में बताना है, तो मॉड लगा दोगे, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करने वाले हैं एरर कैलकुलेट करने के लिए। आइए जी निकालते हैं। तो डेल्टा A1 अगर हम निकालें, ए मीन कितना आ गया, ए मीन आ गया 2.62 माइनस A1 कितना था 2.63, तो 2.63 किसके बराबर हो जाएगा, ये लगभग 0.01 आएगा, ठीक है जी। अगर सेकेंड पर्सन का एरर निकाला जाए डेल्टा A2, तो 2.62 में से माइनस करेंगे किसको, 2.56 को। तो 2.56 को जब माइनस किया जाएगा तो अप्रॉक्स ये 0.06 आ जाएगा, ठीक है जी। डेल्टा A3 कैलकुलेट करते हैं, तीसरे पर्सन का एरर क्या करेंगे, 2.62 में से माइनस करेंगे 2.40 को, 2.40, तो ये आपके पास 0.22 आएगा। 2 लोगों का एरर और रह गया है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा और, नहीं भाई ये नहीं होना चाह रहा है, कोई नहीं अपना साइड में कर लेते हैं।
डेल्टा A4 निकालते हैं, चौथे पर्सन का एरर। तो ए मीन कितना आया था अपनों पे 2.62 माइनस फोर्थ पर्सन की मेजरमेंट की मेजर्ड वैल्यू कितनी 2.71, तो माइनस का 2.71, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे सो इट विल बी 0.09। अगर हम फिफ्थ पर्सन का निकालें डेल्टा A5, सो 2.62 माइनस 2.80 इट विल बी 0.81। ठीक है, तो ये पांचों पर्सन की एरर निकल के आ गए। पांचों पर्सन ने कितनी कितनी गलतियां की हैं मेजरमेंट में, है ना, ट्रू वैल्यू से, वो अपना निकल के आ गया। एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लिया, तो ये काम तो खत्म। अब बचा है क्या, मीन किसका, एब्सोल्यूट एरर का। आओ निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को ना नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो डेल्टा A1 कितना आया आप लोगों पे, है ना, ये एरर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेल्टा A की वैल्यूज़ दैट इज़ 0.01 आया था। डेल्टा A2 कितना आया जी 0.06 और 0.22। एक वैल्यू आई अपनों पे 0.06 और 0.22। एक और कितना आया 0.09 एंड 0.18 होना चाहिए, आई थिंक ये 0.18 नॉट 81। ओके, सो 0.09 एंड 0.18, सो 0.09 एंड 0.18, ये सारे एरर निकल के आ गए पांचों पर्सन के। अब इन सब का मीन निकालना है, तो अपना मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगा। तो अगर अब अपने निकाले डेल्टा A मीन, उसके लिए क्या करना है, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का सम। सो इट विल बी 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.22 प्लस 0.09 प्लस 0.18। टोटल कितने हैं 5, तो भाग दिया 5 से, तो कितना आ जाएगा जी, सम करते हैं 0.01 प्लस 0.06 0.07 प्लस 0.22 और प्लस 9 7 7 9 आपके पास लगभग 0.56 हो जाएगा अप्रॉक्स। सो 0.56 को डिवाइड करो 5 से, कितना आ जाएगा, है ना, 0.1। 6 है तो 1 से दोबारा जाएगा, तो 0.11 और उसके बाद 10 बचा, तो इतना ले लो, ठीक है 0.112 होगा वैसे तो, लेकिन 0.11 में भी आप लोगों का काम चल जाएगा। तो आपके पास मीन जो आया एब्सोल्यूट एरर्स का, इट विल बी 0.11। ठीक है, जो मेन काम थे अपने वो तो निपट गए। अब क्या बचा है, रिलेटिव एरर निकालना और परसेंटेज एरर निकालना। तो रिलेटिव के लिए करना क्या है, डेल्टा ए मीन को भाग देना है ए मीन से, और परसेंटेज के लिए क्या करना है, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आइए निकालते हैं। अब अगर अपने रिलेटिव एरर के लिए जाएं, रिलेटिव एरर के लिए, तो रिलेटिव एरर को बताया था डेल ए से लिखा जाता है। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। ठीक है जी, तो देखो ज़रा डेल्टा ए मीन कितना आ गया अपनों पे 0.11। 0.11 डिवाइडेड बाय ए मीन कितना था, ए मीन कितना आया था, ए मीन हीरा 2.62। सो 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 अगर हम करें, सो ये वैल्यू आपको अप्रॉक्स जो मिलेगी 0.04 लगभग मिलने वाली है। तो ये आपके पास आ गया रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर क्या है, फटाक से कमेंट करके बताओ, जल्दी से करो, आपके पास पूरे 2 सेकंड है, क्योंकि 2 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सो कितना 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सारे बच्चों ने मिलके टोटल 4% का एरर किया है। टोटल एवरेज एरर सारे स्टूडेंट्स का मिला के 4% है। ठीक है, अच्छा मैं यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों ने ये चीज़ तो कैलकुलेट कर ली, क्या क्या कर लिया आप लोगों ने जी, आप लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, रिलेटिव एरर निकाल लिया, परसेंटेज एरर निकाल लिया। अगर मैं आपसे बोलूँ हर किसी मेजरमेंट का, हर किसी बंदे के मेजरमेंट का परसेंटेज एरर बताओ, तो कैसे निकालोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, है ना। वैसे क्वेश्चन में पार्ट नहीं है बट अपने पास से दे रहे हैं कि अगर आपसे परसेंटेज एरर बोला, आपने क्या करा, एवरेज एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करा। तो भैया अगर एक बंदे का परसेंटेज एरर निकालना है ना, सिंगल पर्सन का परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसने जो गलती की डेल्टा A1 उसको डिवाइड कर दोगे किससे, ए मीन से, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो फटाक से बताओ कि हर किसी बंदे का परसेंटेज एरर कितना निकल के आने वाला है। ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अपने कैलकुलेशन ऑफ एरर में ये वाला पार्ट कर चुके जी। अगर आपके पास डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज़ होंगी, ट्रू वैल्यू नहीं पता होगा, तो आप एरर कैसे कैलकुलेट करोगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे आने वाले हैं ना
जहाँ पे आपके पास क्या है, आप मार्केट से 1 लीटर दूध लेकर के आए, ठीक है, अब कम पड़ गया, क्यों, कि घर में मेहमान आ गए, तो जी मम्मी ने बोला आधे लीटर और चाहिए, ठीक है, ये चलो ज़्यादा आ गए, 1 लीटर और चाहिए, तो अब 1 लीटर लेने गया आपका छोटा भाई, आप लेकर के आए थे पड़ोस में जो रामू काका रहते हैं, अब उनकी जो चालाकी है ना वो ये है कि वो हर 1 लीटर में ना कम से कम 200 ml पानी तो मिलाते हैं, ठीक है, तो चलो जी उन्होंने 200 ml पानी मिला दिया, ठीक है, या चलो एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने 200 ml पानी मिलाया, 200 ml दूध ही काट लिया, तो आपके पास कितना बचा, 800 ml, लेने कितने गए आप, पूरा 1 लीटर, तो 800 ml दूध तो आप लेकर के आ गए। अब आपको तो पता नहीं, आपके पास वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं मेजर करने के लिए, आपने यकीन कर लिया, आपका छोटा भाई किसी और के पास गया, वो वहाँ से दूध लेकर के आया, वो भी महाशय महान थे, उन्होंने क्या करा, 1 लीटर दूध के नाम पे 950 ml दिया। अब मम्मी को लगा कि दोनों 1-1 लीटर लेकर के आए हो, दोनों के दूध को उठा के एक भगोने में डाल दिया। अब आपकी मम्मा क्या सोच रही हैं, इसके अंदर कितना दूध है, पूरा 2 लीटर, लेकिन असल में कितना है, अगर आप देखोगे आप लेके आए थे 1 लीटर, लेकिन यहाँ पे कमी कितने की रह गई, 200 ml की। आपका भाई लेकर के आया था 1 लीटर, लेकिन कमी कितने की रह गई, 50 ml की। तो अब मेरे को ये बताओ, जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट दूध भगोने में है, क्या उसका जो एरर है वो इन दोनों के एरर का सम नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि एरर्स जो होता है रिजल्ट में हमेशा ऐड होगा, हमेशा ऐड होगा, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, हमेशा हम उसको ऐड करने वाले हैं। जो भी अलग अलग क्वांटिटीज़ का एरर है वो रिजल्ट में हमेशा ऐड ही होने वाला है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे आगे जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अभी इस चीज़ को समझते हैं कि 2 अगर क्वांटिटीज़ हैं, उनमें अगर एरर है, या 3 क्वांटिटी हैं या 50 क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उनका एरर हमेशा ऐड होने वाला है जी, ठीक है। आइए तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जांपल आई थिंक रिटन है, हाँ ठीक है जी है, सो ये एग्जांपल तो रिटन है, लेकिन एग्जांपल में थोड़ी सी कमी है, क्या कि 2 बॉडीज हैव मासेस, ये ऐसा है 20 प्लस माइनस 0.2 kg, और जो दूसरा मास है दैट इज 30 प्लस माइनस 0.4 kg। पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं, इस अजीब से दिखने वाले एक्सप्रेशन को समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये क्या कहना चाह रहा है, 20 प्लस माइनस 0.2 kg। अब सपोज कर लेते हैं कि आप जो 1 लीटर दूध लेकर के आए थे, आपका दुधिया है ईमानदार, उसने पढ़ रखा है एरर का कॉन्सेप्ट, उनको पता है कि एरर को किस तरीके से लिखा जाता है, तो उन्होंने आपको 1 लीटर दूध तो दिया, ठीक है जी, 1 लीटर यानी कि 1000 ml, यही होता है ना, इतना दूध तो दिया, लेकिन उनको पता है कि भैया इसमें 200 ml का एरर भी है, तो वो आपसे कहेगा कि भाई देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 200 ml ज़्यादा आ गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 200 ml कम हो गया हो। तो जो एरर आया है, अगर आपके दुधिया जी ईमानदार हैं तो वो उस एरर को इस तरीके से लिख के बताएंगे ना कि आपको वो दे रहे हैं 1000 ml। अब ये भी हो सकता है कि जी वो बूढ़े हो गए हैं, उनके हाथ कपकपाते हैं, मेजरमेंट में कम ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने 1200 ml कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि 800 ml कर दिया हो, तो उन्होंने उस चीज़ को क्या करा, प्लस माइनस 200 ml करके लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है ना, ये तो है आपकी ट्रू वैल्यू, और ये जो प्लस माइनस में लिखा है ये है आपका एरर, जो ये बता रहा है कि इतना अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, इतना अमाउंट कम भी हो सकता है। तो अब अगर अपने प्रश्न पे वापस आएँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास कितना है 20 प्लस माइनस 0.2, मतलब यहाँ पे एरर कितना है 0.2 का, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है 30 प्लस माइनस 0.4 kg, उसका एरर कितना है 0.4 kg। दोनों को अगर आप एक साथ वेटिंग मशीन पर रखोगे तो क्या जो एरर है वो दोनों का सम होकर के नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जो टोटल मास निकल के आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2। सो m1 कितना है आपके पास 20 प्लस माइनस 0.2 kg, प्लस दूसरा कितना है 30 प्लस माइनस 0.4 kg। तो जो फाइनल मास होगा इट विल बी 50 प्लस माइनस 0.6 kg, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होगा। 2 अलग अलग दूध लेकर के आओगे, दोनों में एरर निकालोगे, दोनों को मिक्स करोगे, तो आपकी मम्मी के पास जो रिजल्टेंट दूध है भगवाने में, उसमें भी जो एरर है वो दोनों का एरर का सम होने वाला है। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो सम वाला, अगले चलते हैं डिफरेंस वाले पे। ठीक है जी।
आपके पास इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर देखो, यहाँ भी थोड़ी सी गलती है। ये ऐसे है 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, और अगला वाला जो है वो है आपके पास 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब फटाक से मेरे को ये बताओ कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप निकालोगे, डेल्टा टी अगर आप निकालोगे, T2 माइनस T1 अगर आप करोगे, तो पिछला कॉन्सेप्ट समझा ना मास वाला, यहाँ टोटल मास निकाला था। अगर यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना हो तो कमेंट करके बताओ कि एरर कितना हो जाएगा। 0.03 प्लस 0.01 को सम करके 0.4 करोगे या माइनस करके 0.2 करोगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, ये क्वेश्चन था आपके लिए। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, ये रिपीट हो गया। एरर्स ऑफ प्रोडक्ट और क्वेश्चन। एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप अपना जो घर बनवा रहे हो उसका जो बेस है ना, सपोज कर लेते हैं आपने कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रखा है। जिस रेक्टेंगल थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ना, ताकि लगे कि हाँ एक जिंदा रेक्टेंगल है, जिसकी कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है। अब जिस कॉन्ट्रैक्टर से आप घर बनवा रहे हो, जिस बिल्डर से आप घर बनवा रहे हो, उसने करा क्या कि लेंथ में भी कुछ ना कुछ डंडी मार दी और उसके बेस के ब्रेथ में भी कुछ ना कुछ डंडी मार दी, कुछ ना कुछ एरर कर दिया यहाँ पे। तो लेंथ में भी कुछ ना कुछ एरर है, ब्रेथ में भी कुछ ना कुछ एरर है, तो इनका रिजल्ट जो एरिया मिलने वाला है उसमें भी तो कुछ ना कुछ एरर होगा ना। और उस एरिया में क्या होगा? लेंथ का एरर प्लस जो ब्रेथ है उसका एरर। तो एरर हमेशा ऐड होगा, इस बात का ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, देखते हैं। कोशिश करो कि मेरे बताने से पहले आप इसका आंसर बताओ। कह रहे कि जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, इज L इंटू बी, वेयर L जो है, देखो यहाँ भी गलती है, ये आपके पास लिखा हुआ है 200 प्लस माइनस 15 मीटर। ये आपके पास लेंथ के डायमेंशन है, और जो ब्रेथ है दैट इज 50 प्लस माइनस 5 मीटर। और आपसे क्या पूछा है कि जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बताना है। तो देखो जी, एरिया का फॉर्मूला तो L इंटू बी होता है, मतलब जो भी एरिया आप निकालोगे उसमें जो एरर आएगा वो लेंथ का एरर प्लस ब्रेथ का एरर होने वाला है। ठीक है, निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछूं कि एरिया में एरर का परसेंट बताना है आपको कि कितने परसेंट का एरर आने वाला है एरिया में, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज एरर जो अपन ने देखा था वो क्या देखा था कि अगर हम एरर को डिवाइड करें ट्रू वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दें किससे? 100 से, तो ये आपको क्या देगा? उस एरर का परसेंट, कितने परसेंट एरर आपके मेजर्ड वैल्यू में हुई ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में। तो अगर हम उसको निकालने जाएं यहाँ पर ढंग से देखो, डेल्टा ए एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। और अभी मैंने क्या बताया था कि वो जो आपके दूध वाले जनाब थे उन्होंने क्या बताया था जी, ये तो है उनका एरर। तो ये आपका लेंथ का एरर हो गया, 15 मीटर प्लस भी हो सकता है, 15 मीटर माइनस भी हो सकता है। और ये वैल्यू क्या है जी? ये ट्रू वैल्यू, एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू है। तो लेंथ के लिए जो ए लेंगे वो आपका कितना हो जाएगा? 200, और लेंथ का जो डेल्टा एल लेंगे, एरर लेंगे, वो कितना हो जाएगा? 15। सिमिलरली ब्रेथ के लिए जो एरर है वो कितना हो जाएगा? 5, और ब्रेथ के लिए जो एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू है दैट विल बी TV 15। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो अभी हमने देखा कि एरर हमेशा ऐड होता है, तो अगर परसेंटेज एरर अपनों को निकालना है किस में, ये कलर अच्छा लग रहा है, एरिया में। सो एरर इन एरिया अपॉन टोटल एरिया इनटू में 100, इट विल बी किस किस से मिलके बनाइए? L इंटू बी, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके परसेंटेज एरर में लेंथ का परसेंटेज एरर भी ऐड होगा और ब्रेथ का भी। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, क्या? डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। आइए आगे बढ़ें। डेल्टा L कितना है जी यहाँ पे? 15 डिवाइडेड बाय कितना? 200 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा B कितना है यहाँ पे? 5 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। सो कितना मिलेगा? अगर हम 2 0 से 2 0 यहाँ उड़ा दें, 15 बाय 2 कितना हो गया? 7.5% यहाँ पर, प्लस 1 0 से 1 0 गया,
तो कितना हो गया 50/5, 50/5 कितना 5 दाम 50, 10%। सो कितना हो जाएगा भाई 17.5, 17.5। इतने परसेंट का इतने परसेंट का एरर आ रहा है आपके एरिया में। तो जिस भी बिल्डर से आपने अपना मकान बनवाया है ना, सबसे पहले तो उसकी कंप्लेंट डालो, उसको चेंज करो। इतनी लंबी डंडी मार के गया जो एरर आया है आपके एरिया में, आपने जो उसको डायमेंशन दिया था कि जी इतने डायमेंशन का अपने को घर बनवाना है, उसमें इतनी लंबी डंडी मार के गया 17% का एरर, 17.5% का एरर कर दिया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, या अगले कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि अगर क्या हो आपके पास, चलो यार इसको भी हटाओ, इससे ये बड़ी गंदी सी इक्वेशन लग रही है ना, z विल बी इक्वल टू a की पावर 3 b की पावर 2 रूट सी डी, जो भी है छोड़ते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ क्या, कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जिस बंदे को आपने कहा था कि यार देखो वेलोसिटी और मास मेजर करके लिया और मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और ने स्कूल में जाके पिटाई पड़ेगी, होमवर्क दिया, तो उसने क्या करा, मास में भी कुछ ना कुछ एरर कर दिया, वेलोसिटी में भी कुछ ना कुछ एरर कर दिया। तो आप जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो मास और वेलोसिटी का एरर ऐड करोगे ना, 1/2 तो कांस्टेंट है, उसमें क्या एरर होगा, कांस्टेंट है, भगाओ उसको। तो यानी जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी का एरर आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 को हम हटा दें तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा mv²। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में एरर है वो किस किस की वजह से होगा, मास के एरर की वजह से प्लस वेलोसिटी के एरर की वजह से। तो हम कहते हैं कि अगर आपको एरर लिखना है काइनेटिक एनर्जी का, एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर आपको लिखनी है तो वो किसके बराबर होगी, जो एरर आया किस में, मास में, प्लस जो एरर आया किस में, वेलोसिटी में। ये करें क्या, ये कुछ और करें? देखो यार वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब v इंटू वी, तो क्या वेलोसिटी के एरर को अपने को 2 बार काउंट नहीं करना चाहिए? 2 बार वेलोसिटी आ रही है ना एक्सप्रेशन में, मास 1 बार आ रहा है तो 1 बार मास का एरर, प्लस वेलोसिटी 2 बार आई है भाई, तो वेलोसिटी के एरर को 2 बार काउंट किया जाएगा, वेलोसिटी के एरर को 2 बार काउंट किया जाएगा। सो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी का एरर निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, एरर ऑफ मास प्लस 2 इंटू एरर ऑफ वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि जी स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब ये 4/3 तो कांस्टेंट है। अब किसी बंदे को आपने मेजरमेंट करने को दिया, उसने क्या करा, रेडियस में कुछ एरर कर दिया और आपसे पूछा गया कि आप बताओ वॉल्यूम में कितना एरर होगा। तो वॉल्यूम में तो मात्र एक ही क्वांटिटी आ रही है, क्या रेडियस आ रहा था, आप क्या ये कहोगे कि जो वॉल्यूम का एरर है वो रेडियस के एरर के बराबर है? बुल्ला टूट गया मेरा। ठीक है, लेकिन ये देखो ना यार, रेडियस 3 बार आया है, r क्यूब चल रहा है, इसको आप क्या कर सकते हो, अगर 4/3 पाई को अपने भगा दें तो r इंटू r, रेडियस कितनी बार आया, 3, r। इसमें जो मेन हीरो था ना, उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी बताना भाई, मेरे को याद नहीं है। खैर, तो अब बताओ रेडियस 3 बार आ रहा है, अगर रेडियस 3 बार आया तो क्या रेडियस के एरर को 3 बार काउंट नहीं करना चाहिए? तो जो भी वॉल्यूम में एरर होगा ना वो किसके बराबर होगा, रेडियस के एरर का क्यूब, नहीं 3 टाइम्स एरर ऑफ रेडियस। ये सेम क्वेश्चन आपको नीट 2016 में आया है और उसका आंसर पता है, मजे की बात क्या है, रेडियस में एरर दिया है जी 2% और आपसे पूछा है स्फेयर के वॉल्यूम में कितना % होगा एरर। तो अब r क्यूब चल रहा है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 ऑप्शन में भी है, टिक भी करके आओगे, लेकिन 8 आंसर नहीं है। क्यूब नहीं करना एरर का, एरर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 6 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नहीं यहीं रहते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास यहीं पे है, वो गंदी वाली। तो अब ज़रा दिमाग लगा के मेरे को बताओ कि अगर ये एक एक्सप्रेशन है आपके सामने z, जो कि मिलके बना है ABCD कुछ टर्म्स है और ABCD सब में ही कुछ ना कुछ एरर है। अगर z का एरर निकाला जाए, अगर z का एरर निकाला जाए, डेल्टा z लिख रहे हैं इसको हम, तो वो किसके बराबर होगा, एरिया इस स्मॉल a के एरर को कितनी बार काउंट करना है, 3 बार, क्योंकि क्यूब चल रहा है, तो 3 टाइम्स एरर ऑफ a प्लस b के एरर को 2 बार, 2 टाइम्स एरर ऑफ b, c के एरर को 1/2 टाइम्स, रूट चल रहा है, एरर ऑफ c, और d के एरर को 1/3 टाइम्स एरर ऑफ d। तो ये आपके पास इस एग्जाम्पल के लिए एरर की एक्सप्रेशन बन जाएगी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पे बेस्ड। जी ये है, फाइंड दी परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी p इफ एरर इन ABCD आर 1%, 2%, 3% और 4% का एरर है किसमें, p में। तो अगर आपको परसेंटेज एरर इन p निकालना है,
तो वो किसके बराबर होगा, ए के एरर को कितनी बार लोगे, 2 बार, तो 2 टाइम्स ए का परसेंटेज एरर प्लस बी पे क्या चल रहा है, रूट, तो बी का एरर कितना लोगे, 1/2 टाइम्स, तो 1/2 टाइम्स एरर ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ बी प्लस सी की पावर कितनी चल रही है, 3, तो सी के एरर को हम कितनी बार लेंगे, 3 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ सी, 1 मिनट, ठीक है, प्लस डी पे क्या चल रही है, 3/2, तो डी के एरर को कितनी बार लिया जाएगा, 3/2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ डी, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है क्वेश्चन अपनों के लिए आसान है क्योंकि परसेंटेज एरर ही की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 टाइम्स ए में कितने परसेंट एरर है, 1% का, प्लस 1/2 टाइम्स बी में कितने परसेंट का एरर है, 2% का, प्लस 3 टाइम्स सी में कितने परसेंट का एरर है, कहाँ गया, 3% का, तो 3 × 3% प्लस 3/2 टाइम्स डी में कितने परसेंट का एरर है, 4% का। तो देखो ज़रा, 2 1 कम 2, 2 से 2 गया 1, 3 तिया 9, इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, उत्तरी की कितना सारा आ गया, कुछ गलती तो नहीं कर दी, 2 1 कम 2, 1 बचा, 3 तिया 9 बचा, और 3/2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ डी जो कि 4 है, ठीक है, तो इसको अगर अपने काटें तो इस 2 से ये 4 मर के 2 बचा, तो 3 दूनी 6, ठीक है, तो 9 1 10 और 6 2 8 और 10 और 8 कितना होता है, 18%, क्लियर हुआ। तो ये थी जी अपने परसेंटेज एरर की कहानी जो कि अलग अलग शक्ल में आती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मज़ेदार सवाल, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। ये क्वेश्चन ना आसान है लेकिन ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा हुआ है भाई, PYQ उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन उठा के डाल दो गूगल पे और लिखो कौन से ईयर में आया जेई मेंस में, परसेंटेज एरर ऑफ जी बताना है। पहली बात तो ये 1/2 पाई है, दूसरी बात अपनों को इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये 1 नहीं है, ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, और ये आपको लेंथ दिया है, अगर आपको रेड कलर नहीं दिख रहा मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि जो लेंथ की मेजरमेंट है ना वो ऐसे है आपके पास 15 ± 0.1 सेंटीमीटर, और जो टाइम का एरर है दैट इज़ 100 ± 0.1 सेकेंड। तो आपसे बोला है जी में कितना एरर होगा, अब जी में एरर निकालने के लिए पहले जी का फॉर्मूला तो बनाओ, यहीं से बनेगा, क्या करें 2 पाई को भगा दो, है ना, कांस्टेंट है उससे अपना कोई मतलब है नहीं, तो टी जो है प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √L/g, तो यहाँ से अगर अपने जी निकालें तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करोगे तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा जी, एल की स्क्वायर अगर करेंगे तो एल का तो एल बचेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2, दो तरफ स्क्वायरिंग करी तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू L/g, 1/2 पाई, ये 1/2 पाई है, ये गलत लिखा है, 1/2 पाई होता है, ठीक है, खैर मतलब नहीं है, गलत भी लिखा उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो टी प्रोपोर्शनल टू √L/g, और आपको दिख रहा है क्या कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L/g, तो जी क्या बन जाएगा, L/t की पावर 1/2, बस खत्म यार। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए किसमें, जी में, जी का अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो एल की पावर कितनी है 1, तो एक बार काउंट करेंगे परसेंटेज एरर ऑफ एल प्लस 1/2 टाइम्स काउंट करेंगे परसेंटेज एरर ऑफ टाइम। अब कैसे निकाला जाए, परसेंटेज एरर तो दिया नहीं, निकाल लेंगे, देखो इधर ये क्या है, लेंथ का एरर डेल्टा एल, ये क्या है एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू एल, ये क्या है टाइम का एरर डेल्टा टी, ये क्या है एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम टी मान लेंगे इसको। तो जो परसेंटेज एरर ऑफ जी लिखा जाएगा, जी का एरर अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ जी इंटू 100, ये जो परसेंटेज एरर ऑफ जी ये क्या है आपके पास, ये है परसेंटेज एरर ऑफ जी, ये किसके बराबर होगा, 1 टाइम्स डेल्टा L/L इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा T/T। लगाओ, बताओ क्या आ रहा है आंसर, ये साइड में खिसक सकता है क्या, अरे कुछ भी नहीं होता यार, ये कुछ तो हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं कुछ तो होना चाहिए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं कुछ भी नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, देखते हैं कैसे निकाला जाए। तो डेल्टा L/L, डेल्टा L कितना है जी आपका 0.1, अपॉन में L कितना है 15 इंटू 100
प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा टी कितना है 0.1 अपॉन में टी कितना है 100 इनटू में 100 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर अपन लोग इसको सॉल्व करें तो ऊपर क्या बनेगा 10/15 है ना, ये वैल्यू क्यों हो गई 10/15 हो गई, प्लस 1/2 टाइम्स 100 से 100 कट के ही कितना बचा मात्र 0.1 बचा। ठीक है, तो 10/15 अगर हम सॉल्व करें तो 2/3 का मतलब 0.66 है ना। इसके आंसर को मैं यहाँ लेकर आऊँ तो 2/3 हो जाएगा है ना, तो 2/3 प्लस 0.1/2 तो दैट इज़ 0.05 हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 0.66 प्लस 0.05, अरे भैया ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मुझे नहीं पता, कमेंट में लिख के बताओ कि ये किसके बराबर आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बता दूं चलो देख लो। देखो सिग्निफिकेंट रूल्स की वैल्यू सिंपल, आपको कुछ रूल्स ध्यान रखना है। क्या कि अगर आपके पास सारी डिजिट्स नॉन जीरो हैं, जीरो है ही नहीं ना बीच में ना आगे ना पीछे, तो ये सारी की सारी डिजिट्स क्या कहलाएंगी सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास टोटल कितनी है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर आपके पास जीरो हो लेकिन नंबर के बीच में हो तो भी उसको सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर है ना, हम कहते हैं जी गेहूँ के साथ घुन पिसता है, ऐसे होता है ना, या घुन के साथ गेहूँ पिसता है, खैर जो भी है, जीरो की वैसे कोई वैल्यू नहीं है लेकिन बीच में आके उसकी वैल्यू हो जाएगी, सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे उसको। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया यहाँ पर 5 ही है, जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर क्या हो, रिपीट कर रहा हूँ, हमने अभी क्या देखा कि अगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट है, एक भी जीरो नहीं है, सारे सिग्निफिकेंट। अगर जीरो है लेकिन बीच में है तो वो भी कैसा कहलाएगा सिग्निफिकेंट, उसको भी आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। एक और रूल ले रहे हैं कि अगर आपके पास है ना, इस रूल को पहले बताता हूँ मैं कि अगर आपके पास जीरो है लेकिन बीच में नहीं है, पिछले एग्जांपल में क्या था देखो जरा, बीच में जीरो था तो सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। लेकिन अगर ये जीरो बीच में ना होकर के लास्ट में हो तो लास्ट वाले जीरोज आपके सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, इसका आपको ध्यान रख के चलना है। बीच में होगा तो ही सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये शुरू के 5 डिजिट ये क्या कहलाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। यहीं पे एग्जांपल मैं क्या अगर और लूँ 1 2 0 5 0 6 और लास्ट में लगा दूँ 0 0 0, तो अब बताओ कि ये लास्ट के 3 जीरो क्या सिग्निफिकेंट काउंट होंगे? नहीं जी, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। हाँ, लेकिन ये बीच वाले दोनों जीरो जो हैं 2 और 4 के बीच में और 5 और 6 के बीच में, इनको सिग्निफिकेंट काउंट कर लिया जाएगा। अब इस एग्जांपल पे आते हैं, क्या हो अगर आपका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो, वैल्यू चल रही है 0 पॉइंट में। अगर चल रही है 0 पॉइंट में तो ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जो पहला इंटीजर आएगा, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट इंटीजर होगा वहाँ से लेके आखिर तक का सारा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, उससे पहले सारा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, अपनों को उससे मतलब नहीं है। ठीक है जी। अगर आपके पास टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरोज हैं तो इतना कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया, बता सकते हो आंसर कि यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। जल्दी जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इन तीनों जगह पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आने वाले हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है 3.5200, 0.002500, 3.0240, इन तीनों में यह मेरे को बताओ कि टोटल कितने क्या जो भी क्या बोल रहा था मैं क्या बोल रहा था, हाँ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये बताओ कि इन तीनों में टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इन सब में आपको ये बताना है टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट। अच्छा, मैं ये पावर वाला मसला और समझा दूँ आपको। ये देख लो, अगर पावर में चल रही हो तो क्या करना है भैया, अगर पावर में चल रही है ना तो ध्यान रखना जितने भी पावर है ना, हम जो हैं हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हमारे नज़र में हम जो हैं हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हम मेहनत करने वाले इंसान हैं, तो हमारे लिए नॉलेज सब कुछ है ना। पावर, इंसान में बहुत ताकत है, हट्टा कट्टा है, जिम जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 12th में फेल हो गया, कितने बच्चे होंगे अभी क्लास में देखना, 12th में जब जाओगे, 11th में यार 11th आते जोश चढ़ता, जिम ज्वाइन करेंगे, बॉडी बना ली हट्टी कट्टी, 11th में नंबर आ रहे कितने अंडा। तो हमारे लिए पावर की कोई वैल्यू नहीं है, पावर हमारे लिए नॉन सिग्निफिकेंट है, ध्यान रखना नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे मात्र कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 2.64। एक और एग्जांपल लूँ अगर मैं आपके पास कि 5 है ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 5.5 इंटू 10 की पावर 4। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिर्फ ये दोनों, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मैं 5.50 लिख के 10 की पावर 4 करूँ ना
तो अब सिर्फ ये तीनों सिग्निफिकेंट है, पावर की अपनों के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं लिखूँ 5.5000 इंटू 10 की पावर 10,000 कर दो, अरे कुछ भी पावर हो, 11th में नंबर नहीं आएंगे बॉडी बनाने से, तो पावर से फर्क नहीं पड़ेगा, नॉन सिग्निफिकेंट। ये सारे अपने क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना पावर की वैल्यू नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स बड़ा सिंपल है यार। देखो मान लो आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ पे 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा तो चलता है, 50 पैसा, 60 पैसा, लेकिन 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा नहीं चलता। आप एक सामान लेने गए, अब वो सामान पड़ रहा है आपको कितना, वो सामान पड़ रहा है आपको, मान लेते हैं 6 रुपये और 64 पैसे का। अब 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा चलता नहीं है, वरना आप उसको 6 रुपये 60 पैसे और 4 पैसे और दे देते। अब 1 पैसा 2 पैसा जब नहीं चल रहा है तो क्या किया जाए, तो भैया कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। तो यहाँ पर किसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कॉमन सेंस लगा के बताओ क्या करोगे। आप सोचोगे नहीं यार ये जो 6.60 है ना, ये 60 और 70 के बीच में अगर देखा जाए तो 60 के करीब है, तो क्या करेगा दुकानदार आपसे लेगा कितना, 6.60 पैसे लेगा। लेकिन अगर वही सामान 6.67 पैसे का हुआ तो अब दुकानदार क्या करेगा, अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, उसको 6 रुपये 70 पैसे दोगे। ये राउंडिंग ऑफ का रूल है। हाँ अगर आप पैसे ही ना तो सामान लेके भाग जाओ तो अलग बात है, फिर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ का रूल ध्यान रखना कि अपनों को किस तरफ शिफ्ट होना है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी इत्थे, बिल्कुल बीच में जाके फंस जाओगे। 8.65, 8.35, यहाँ पे क्या किया जाए, देखो इधर, अब यहाँ पे बिल्कुल बीच में है ना, आपको करना क्या है, इससे पहले वाली वैल्यू को देखना है। इससे पहले वाला अगर इवन है, 6 क्या होता है, इवन नंबर है, तो आप पीछे शिफ्ट हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, 8 रुपये 60 पैसे दोगे। लेकिन अगर इससे पीछे वाला निकला ऑड तो आप भागोगे आगे, तो आप कितने रुपए दोगे उसको, 8 रुपये 40 पैसे। ये स्पेशल है, इसको ध्यान रखना। अगर बिल्कुल बीच में जाके फंस जाएंगे तो अपने को करना क्या है, नंबर से पहले वाली वैल्यू को देखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ बचा है क्या, अरे कुछ बचा है, नहीं कुछ नहीं बचा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अपना जो एरर है वो समाप्त होता है, यहाँ पर आपके पास एरर की समाप्ति होती है, यहाँ पे आपके पास एरर की समाप्ति होती है। अब देखो एरर अपनों ने चैप्टर समझ लिया, चैप्टर 1 जो है यूनिट एंड मेजरमेंट एरर एनालिसिस के साथ पूरा कंप्लीट हो गया। 2 शॉट में लेक्चर बनाया था, उसकी वजह ये थी कि दोनों अलग अलग पोर्शन है, दोनों को डिटेल में समझना ज़रूरी है। 1 शॉट का मतलब ये नहीं कि एक आंख मार के भाग जाओ और जो हम कहेंगे समझ में आ गया, ऐसे नहीं होता। खैर ये क्लियर हुआ। और ध्यान रखना एरर की अपने लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो अपनों को समझनी चाहिए ना, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, लेंथ में कुछ एरिया था, लेंथ में कुछ एरर था, ब्रेथ में कुछ एरर था, तो एरिया का एरर क्या वो बढ़ के मिला, मास में कुछ एरर है, वेलोसिटी में कुछ एरर है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या मिलेगा, एरर बढ़ के मिलेगा। अब ये ना ध्यान रखना इस चीज़ को अपनी प्रिपरेशन में, फिजिक्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ एरर छोड़ दिया, गलतियाँ छोड़ दी, बाद में देखेंगे। केमिस्ट्री में एरर छोड़ दिया, बाद में देखेंगे। बायो में एरर छोड़ दिया, बाद में देखेंगे। मैथ्स में एरर छोड़ दिया, बाद में देखेंगे। तो भैया रिजल्ट में भी ना इन सबका एरर ऐड होकर आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि मार्क्स सबके सम होकर कैलकुलेट होते हैं, तो कहीं भी कमी नहीं छोड़नी। कुछ होता है कि जी किसी बच्चे को इंटरेस्ट है बायो में ज़्यादा, किसी को केमिस्ट्री में ज़्यादा, किसी को फिजिक्स में ज़्यादा, किसी को मैथमेटिक्स में, किसी को है संस्कृत में, किसी को हिंदी में, किसी को पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट आ गए हैं तो साइंस साइड में। खैर तो ये अपने इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट की जगह तक रखना, लेकिन ध्यान रखना एरर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ना। अगर किसी भी सब्जेक्ट में एरर छोड़ोगे तो वो कंबाइंड होकर आपके रिजल्ट में सामने भयानक बन के बैठा होगा, सबका समूह करके आएगा, बड़ा परेशान हो जाओगे, डर जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। 11th बिगड़नी नहीं चाहिए, 11th नहीं बिगड़ेगी अगर आप इस बात का ख्याल करोगे कि एरर को हमेशा ऐड होना है, और एरर अगर ऐड होना है तो किसी भी सब्जेक्ट में एरर को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर का नाम क्या रखना चाहिए, मतलब अगले लेक्चर का जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर का नाम तो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वही रखेंगे, कुछ और क्यों रखेंगे यार। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।